हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। पिछले क्लास तक हम लोगों ने मेटेलिक प्रॉपर्टी तक फिनिश कर लिया था और उससे पहले हम लोगों ने वैलेंस शेल में प्रेजेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वैलेंसी ये प्रॉपर्टी देखी थी, एंड एटॉमिक साइज़ की प्रॉपर्टी देखी थी। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एटॉमिक साइज़ के प्रॉपर्टी से लिंक करेंगे। और एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन अगर हमें याद रहता है, ग्रुप वेरिएशन एंड पीरियड वेरिएशन याद रहता है एटॉमिक साइज़ का, तो फिर उससे हम लोग बाकी के प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी से अगर सारे प्रॉपर्टीज़ को लिंक करेंगे तो बार बार हमें सबके लिए अलग अलग से वेरिएशन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही आपको नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहला हमें ये समझना है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट किसी भी एलिमेंट का वो टेंडेंसी जिस टेंडेंसी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ताकि उससे वो एक एनायन बना सके, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बना सके, जिससे कि उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। तो इस टाइप के टेंडेंसी को, इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। ओके, सो इस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हमें क्या समझना है? इसमें हमको बस इतना ही समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रॉपर्टी होता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे और एनायन बनाना चाहे, उसको हम नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहेंगे या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहेंगे। अब ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन से कंडीशंस में ज़्यादा होता है या कौन से कंडीशंस में ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, ये हम लोगों को आगे समझना है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें हम लोग को ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और आसानी से एनायन बना सकता है। तब इस केस में उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी उसका ज़्यादा हो जाता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो ईज़िली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे और या फिर जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का ज़्यादा हो, या कोई ऐसा एलिमेंट जो बहुत ईज़िली एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव आयंस बहुत ईज़िली बना लेता है, ऐसे एलिमेंट का नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे एलिमेंट्स का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा कब होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम कब होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से एलिमेंट गेन कर पाता है, जिसके वजह से बहुत मुश्किल से वो एनायन बना पाता है या एनायन बना नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट का जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा, ऐसे एलिमेंट्स का नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत कम होता है या लो होता है। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा कब होगा? जब एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और तुरंत एनायन में कन्वर्ट होना चाहेगा। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा या उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में कम टेंडेंसी वो दिखाएगा, या बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या एनायन नहीं बना पाएगा, या एनायन बनाने में भी उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा या ज़्यादा मुश्किल उसको फेस वो करेगा एलिमेंट। तो इन दोनों कंडीशंस में या तो एलिमेंट का नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है या तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इज़ गोइंग टू बी हाई और इट इज़ गोइंग टू बी लो। ठीक है, तो ये क्लियर होने के बाद ही हम लोग पीरियड एंड ग्रुप वेरिएशन समझ पाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, इसके आगे समझते हैं। इसके आगे मैंने यहाँ दो अलग अलग साइज़ के एटम्स कंसिडर किए हैं। जैसा मैंने आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी में एग्जांपल बताया था, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेनेशन यहाँ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में भी समझना है।
यहाँ पर मैंने दो अलग अलग साइज़ के एटम्स लिए हैं। पहला एक छोटा साइज़ का एटम है जिसमें सिर्फ आपको 2 शेल दिख रहा है, और दूसरा वाला एक बड़ा एटम है जिसमें आपको 3 शेल दिख रहा है। अब बाहर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस रेड डॉट जो मैंने यहाँ बनाया है, दिस इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये किसी भी एटम के साथ अभी तक खुद को अटैच नहीं कर पाया है। इसी इलेक्ट्रॉन को ये दोनों एटम चाहते हैं गेन करना, ठीक है। ये छोटा वाला एटम भी इसको गेन करना चाहता है और ये जो बिगर एटम है वो भी इसको गेन करना चाहता है। दोनों इस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से इफेक्टिवली कौन आराम से अच्छे से इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने वैलेंस शेल में रख पाएगा, यही यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है। कंपेयर करते हैं दोनों के प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहला जो एटम है स्मॉलर एटम, उसका एटॉमिक रेडियस छोटा है, इट हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, जिसके वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कम है। क्योंकि इसके पास कम शेल्स हैं तो इसका सेकेंड शेल ही इसका वैलेंस शेल है, इसलिए सेकेंड शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस छोटा है। अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके लास्ट शेल में एंटर करना चाहेगा, वैलेंस शेल में एंटर करना चाहेगा, तो ये न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच कर रखेगा, पुल करके रखेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है इलेक्ट्रॉन्स, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द केस ऑफ स्मॉलर एटम, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है इन द केस ऑफ बिगर एटम। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट था, ये हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और जितना बिगर डिस्टेंस होगा दो चार्जेस के बीच, उतना वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं वहाँ से डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन किसी छोटे से एटम में एंटर करना चाहेगा तो वो बहुत ईजिली एंटर कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के एंटर कर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ही एंटर कर रहा है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाने के बाद उसको अपने तरफ कौन पुल करेगा? न्यूक्लियस पुल करेगा अपने तरफ, और न्यूक्लियस के पुल करने से वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल को छोड़कर दोबारा नहीं जा पाएगा बहुत इजीली। अब अगेन इट कैन नॉट लीव द न्यू एटम एंड इट कैन नॉट मूव फ्रीली आउटसाइड। एक बार अगर वो एटम के अंदर आ जाता है तो अब उसको दोबारा बाहर जाने के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार वो छोटे से एटम के वैलेंस शेल में आ जाए तो वैलेंस शेल पे प्रेजेंट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उस पर अब ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करवाता है, अप्लाई करता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अप्लाई होने पर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ खिंचा हुआ रहता है हमेशा, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर नहीं जा सकता है, एटम को अब दोबारा छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉलर एटम के केस में इट इज़ वेरी इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत इजी है छोटे एटम के केस में, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा तो उस केस में छोटे एटम्स के लिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर एटम का साइज़ छोटा है, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस छोटा होता है तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाएगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रख पाएगा। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उसके लास्ट शेल में एंटर करता है तो उसको आराम से वो पुल करके, होल्ड करके रख सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट शेल को छोड़कर अब बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जब एटॉमिक रेडियस कम होता है, जब साइज छोटा होता है, ठीक है। अब इसका जस्ट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट आप बिगर एटम के केस में देख रहे हैं। बिगर एटम में एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, इट हैज़ अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस बिकॉज इट हैज़ 3 शेल्स। 3 शेल रहेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा।
अब एटॉमिक रेडियस के ज़्यादा हो जाने पर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और इस केस में अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वैलेंस शेल में, तो न्यूक्लियस इस नए इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपने तरफ खींच कर नहीं रख पाएगा, वीकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, है ना। सो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर्स द वैलेंस शेल देन न्यूक्लियस पुल्स दिस इलेक्ट्रॉन वीकली ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि एटम का साइज बड़ा है और ज़्यादा डिस्टेंस होने के वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, इसीलिए जो बाहर से फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने तरफ खींचकर नहीं रख पाएगा, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए बड़े वाले एटम को मुश्किल आए, है ना। इट कुड फेस डिफिकल्टीज इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड इवन इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू फेस डिफिकल्टी इन कीपिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको मुश्किल फील हो सकता है ज़्यादा टाइम तक इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन द केस ऑफ बिगर एटम्स। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करने में प्रॉब्लम आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से नहीं हो पाएगा, मुश्किल आएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में, तो इन दैट केस उस एटम का जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई सच एलिमेंट्स, सच एटम्स आर गोइंग टू हैव अ वेरी लो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा? इन कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने बस ये इतना ही समझा है कि जब भी एटम का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करना अगर आसान होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स का ही ये कैरेक्टर है कि यही बिहेवियर है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अच्छा नॉन मेटल है ना, इसलिए उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जिसका साइज़ बड़ा है, जिसका भी एटॉमिक साइज़ जिसका ज़्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस जिसका ज़्यादा होता है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में उतना ही मुश्किल फील होता है, उतना ही वो डिफ़िकल्ट महसूस करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने में मुश्किल है बड़े एटम्स को, तो फिर उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी लो हो जाएगा। वो ईजीली इलेक्ट्रॉन अगर गेन नहीं कर पा रहा है तो वो एक अच्छा नॉन मेटल नहीं है, तो इसीलिए उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी लो है। इसी चीज़ को अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज मतलब एटम के साइज से, एटम के रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोगों ने यहाँ पर बोला, इसका मतलब क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब यहाँ निकल रहा है? मतलब बस इतना निकल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा क्वांटिटी है उसको डिक्रीज़ होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर एक क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस से हम लोगों ने रिलेट किया है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका घट जाएगा, और अगर एटॉमिक रेडियस घट जाएगा तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बिगर इज द साइज ऑफ एटम, लेसर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, and lesser is the atomic size, lesser is the atomic radius of any element, greater is its non-metallic property। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को ग्रुप ट्रेंड एंड पीरियड ट्रेंड समझना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए।
ठीक है, कि एक ग्रुप में किस तरीके से नॉन मेटल का जो कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरिएशंस शो करता है और एक पीरियड में किस तरीके का वेरिएशन होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है ग्रुप ट्रेंड, कि ग्रुप में किस तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग वैरी करता हुआ देखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। तो जिस तरीके से जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम का, ये ग्रुप 1 का एग्जाम्पल है। तो इसमें जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? वो डिक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि एटॉमिक साइज़ के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने उसको एटॉमिक साइज़ से उसको रिलेट किया है। तो एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ होने से उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, और एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक्ट करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, जिसके वजह से जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा गेन होने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नहीं रख पाएगा अपने पास एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का जो एबिलिटी है न्यूक्लियस के पास वो भी घटता जाता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होता जाता है। तो इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटने लगेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होने लगेगा जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम नीचे जाएंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज़ यहाँ पर हम डिक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि जब एक पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता है? घटने लगता है टिल द सेकेंड लास्ट एलिमेंट, है ना। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक अगर हमारा एटॉमिक साइज़ घटेगा तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एटॉमिक साइज़ और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है, ऑपोजिट नेचर है दोनों का। इसीलिए आपको यहाँ पर एटॉमिक साइज़ बढ़ने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता हुआ दिखता है और एटॉमिक साइज़ घटने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स लिया है। सारे एलिमेंट्स यहाँ सेकेंड पीरियड के हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन सब में दो दो शेल्स हैं। अब जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये आपका लेफ़्ट साइड है, और यहाँ से जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं, राइट मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक कंसिडर करना है, नियॉन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोबल गैसेस में ये सारे पीरियड ट्रेंड्स फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें वैन डर वाल रेडियस फॉलो होता है, और नोबल गैसेस तो ऐसे भी कोई भी ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं ना लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो इसलिए नोबल गैसेस को इन सारे पीरियड ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमको नहीं लाना है, और ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको नोबल गैसेस वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए आपको ये दिखेगा कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज़ होगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद
लेट अस नाउ डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर हम लोगों को ऐसे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहा है, इन चारों एलिमेंट्स को आपको इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर पर अरेंज करना है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। सो यू कैन टेक योर टाइम एंड थिंक कि ये किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं क्या वो एक पीरियड को बिलोंग करते हैं या एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही लास्ट क्लास में बता दिया था कि कैसे आप पहचानेंगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक ग्रुप को बिलोंग करता है या फिर एक पीरियड को बिलोंग करता है। ग्रुप को बिलोंग करने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मैच होना ज़रूरी है। सारे एलिमेंट्स जो भी दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा होना चाहिए। और एक पीरियड को बिलोंग करने के लिए सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स का मैच होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता कर लेते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है या सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करते हैं। सबसे पहला तो काम आपका यही है। उसके बाद आपको सोचना है, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है या फिर एक पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको ग्रुप ट्रेंड वाला रूल्स फॉलो करना है या पीरियड ट्रेंड वाला रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच ईजी। आई होप यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स में भी आपको ऐसा लग सकता है कि उसके आपको पता नहीं है एटॉमिक नंबर। तो जितना आपको पता है पहले उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जैसे बेरिलियम का हम जानते हैं दैट इट इज़ 4। उसी तरीके से कैल्शियम का हम जानते हैं दैट इज़ 20 एंड मैग्नीशियम का मुझे पता है दैट इज़ 12। बेरियम का आपको नहीं बताया गया है, 20 एटॉमिक नंबर के अंदर वो नहीं आता है, तो हम लोगों ने बेरियम का एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं हम जान रहे हैं एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट इट्स एटॉमिक नंबर विल बी। सो 10th लेवल तक हम लोगों को बेरियम के बारे में एटॉमिक नंबर हम लोगों को नहीं बताया जाता है। सो बेरियम को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हमको पता है, मैक्सिमम हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबके एटॉमिक नंबर को देखकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, राइट। तो ये सेकेंड स्टेप है पता करने के लिए कि इसका नंबर ऑफ शेल्स सेम है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो बेरिलियम अगर हम लिखते हैं, बेरिलियम के लिए हम लिखेंगे 2,2, कैल्शियम के लिए हम लिखेंगे 2,8,8,2 एंड मैग्नीशियम के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2,8,2, राइट। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक चीज़ दिखेगा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है ना। तो इन तीनों एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मतलब कि ये ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करते हैं। तो अगर बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आपको किसी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट दे दिया जाए, नहीं। जब आपको 3 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के हैं तो जो 4th एलिमेंट है वो श्योर शॉट है कि वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करेगा। मैक्सिमम अगर आपको एक ग्रुप के दिखते हैं तो बाकी एलिमेंट्स भी आपको सेम ग्रुप के ही दिखेंगे। इवन इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको 4 में से 3 आपको मिल गया कि एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ इट इज़ बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाला जो 4th एलिमेंट है बेरिलियम, वो आपका सेकेंड ग्रुप को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आपको नहीं दिया जाएगा जिसमें कि 2 एलिमेंट्स 2 अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप ट्रेंड फॉलो करने का एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि 3 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप ट्रेंड फॉलो करने वाला सिचुएशन आ रहा है तो वहाँ पर कभी भी आपको 4th एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी दूसरे ग्रुप का हो। ठीक है, ताकि आप ग्रुप ट्रेंड के जो रूल्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो कर सकें, क्योंकि अलग एक ग्रुप का एलिमेंट आ जाएगा तो आप ग्रुप ट्रेंड का वो जो रूल है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये एक्चुअल में भी पता है कि ये बेरिलियम जो है वो सेकेंड ग्रुप का ही एलिमेंट है। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो है ये आपका एक
फॉलो हम करते हैं। तो अगर हम लिखें तो सबसे पहले हम बेरिलियम लिखेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, फिर हम मैग्नीशियम लिखेंगे एंड देन हम कैल्शियम लिखेंगे। कैल्शियम के बाद एक और एलिमेंट आता है स्ट्रॉन्शियम, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है एलिमेंट्स में, डायरेक्टली आपको बेरियम दिया गया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से मुझे ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि सबसे पहले बेरिलियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा और फिर बेरियम आएगा। तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से जब इसको अरेंज कर दिया, अब ये अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप में अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज मेरा बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और एटॉमिक साइज के साथ मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से लिंक्ड है, एटॉमिक साइज के साथ जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज़। तो इसीलिए हम लोग को जब पता चल गया कि ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले तो इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में सेट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये हम पता करेंगे कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उसके साथ एक और प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। वो क्या होगी, जिसके वजह से इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर भी हमको यहाँ इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से, क्योंकि एटॉमिक साइज के बढ़ने से जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता जाता है, और इसलिए उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी क्यों बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि नया नया शेल ऐड होता जाता है। हर एक एलिमेंट में जैसे आप बढ़ते जाएंगे एक नया शेल ऐड ऑन होता जाएगा, और नए शेल के ऐड ऑन होने से डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑल्सो इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली। और इस डिस्टेंस के बढ़ जाने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, इसलिए वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर पाएगा। तो इसीलिए जितना बड़ा साइज़ रहेगा एटम का उतना ज़्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में इसको सेट करना है तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, बेरियम का होगा। तो बेरियम मुझे यहाँ पर सबसे बाद में लिखना है, बेरियम को हम सबसे बाद में लिखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग बोला गया है ना, असेंडिंग ऑर्डर है ये। उससे कम अगर किसी का मेटेलिक कैरेक्टर है तो किसका होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैल्शियम का होना चाहिए, राइट। और उससे कम किसका मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए, मैग्नीशियम का होना चाहिए। और उससे भी कम किसका मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए, बेरियम का होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों के एटम्स हैं, मान लो बेरियम के एटम है, मैग्नीशियम का एटम है, देन उस तरीके से कैल्शियम का एक एटम है और बेरियम का एक एटम है, ठीक है। और सबके लास्ट शेल में एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ग्रुप 2 को बिलोंग करता है तो दो दो इलेक्ट्रॉन सबके शेल में प्रेजेंट है। अब इन चारों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, किसको इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, किसको आसानी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने में, दैट वुड बी बेरियम, विच इज गोइंग टू ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल दीज 4 एलिमेंट्स, ठीक है। और सबसे मुश्किल किसको होगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में, बेरिलियम को, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है, जिसके वजह से उसका मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। तो इसीलिए साइज पर, एटॉमिक साइज पर, एटॉमिक रेडियस पर अगर आप सारा जितना भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उसको आप लिंक करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कोई भी वेरिएशन, कोई भी पीरियड वेरिएशन, ग्रुप वेरिएशन को याद रखना। क्योंकि हर बार अगर आपको इस तरीके से अरेंजिंग पूछा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाता है, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है, कभी मेटेलिक कैरेक्टर है, कभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है,
कभी कोई नेचर ऑफ ऑक्साइड है, कभी वैलेंसी है, कभी एटॉमिक साइज है। तो फिर इन सारे प्रॉपर्टीज़ का हर एक वेरिएशन और हर एक ग्रुप ट्रेंड और पीरियड ट्रेंड याद करना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअली अलग अलग से आप याद नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए एटॉमिक साइज से सारे प्रॉपर्टीज़ को लिंक करते जाइएगा और एटॉमिक साइज का बस याद रखिएगा, तो बाकी आराम से जितने भी बाकी के प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आराम से उसका अरेंजमेंट आप अप्लाई कर पाएंगे कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग प्रॉपर्टी दी गई है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। घटते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से आपको इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी इस तरीके का अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आपको बस पहले ये सोचना है कि क्या इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं। अगर आप सबके एटॉमिक नंबर्स जानते हैं तो सबसे पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये सोचिए कि क्या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आ रहा है या नंबर ऑफ शेल्स सेम आ रहा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आएगा दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, और जिसका मतलब ये भी है कि आपको फर्दर आगे ग्रुप ट्रेंड या ग्रुप वेरिएशन के रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर आपको सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स अगर सेम दिखाई देते हैं, सब में 2 शेल दिखता है या सब में 3-3 शेल दिखता है, सब में 4-4 शेल दिखता है, नंबर ऑफ शेल्स अगर सेम दिखता है सारे एलिमेंट्स में, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि सारे एलिमेंट्स सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। सेम पीरियड को बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि आपको अब जो भी रूल अप्लाई करना है वो पीरियड वेरिएशन वाला रूल होना चाहिए, पीरियड ट्रेंड वाला रूल होना चाहिए। ओके, तो अब सिंस आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इफ़ यू नो द आंसर यू कैन राइट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे जिसका जिसका हमें पता है। तो आई होप जैसा एलिमेंट्स हैं आपको सारा एटॉमिक नंबर्स पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 20 वाले एलिमेंट्स ही हैं ये सब। सो फॉस्फोरस के लिए हम 15 लिखते हैं, सिलिकॉन के लिए 14 लिखते हैं, क्लोरीन के लिए हम 17 लिखते हैं, एल्यूमिनियम के लिए 13 लिखते हैं, सल्फ़र के लिए 16 लिखते हैं। सबका एटॉमिक नंबर्स हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस के लिए हम लिखेंगे 285। ओके, इसके बाद सिलिकॉन के लिए हम लिखेंगे 284। क्लोरीन के लिए क्या लिखना होगा, 287, एंड एल्यूमिनियम के लिए 283, एंड फाइनली सल्फ़र के लिए हम लिखेंगे 286। अब अगर सबके लास्ट शेल को ध्यान दिया जाए तो सब में अलग अलग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 3 है, किसी में 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो मेरा कहीं मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप को तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं, सेम ग्रुप को तो ये बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सेम आ रहा है, सब में 3-3 शेल है। इसमें 3 शेल दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 शेल दिख रहा है, इधर भी 3 शेल, सब में आपको यहाँ 3-3 शेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो सब में अगर 3 शेल्स हैं, if all the elements here contain 3 shells, that means all these elements belong to the third period, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, राइट। तो सिंस ये सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, विच मीन्स हियर वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ पीरियड ट्रेंड्स और पीरियड वेरिएशन। सो पीरियड वेरिएशन यहाँ पर हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके बाद ये जब हमको पता चल गया कि अब मुझे पीरियड ट्रेंड फॉलो करना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है कि इन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको पहले, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको बाद में। तो यहाँ पर सबसे कम एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम को पहले लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद एटॉमिक नंबर किसका है, सिलिकॉन का है, और उसके बाद है फॉस्फोरस, उसके बाद है सल्फ़र, और उसके बाद है क्लोरीन। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट कर दिया है। और इसी तरीके से
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको प्लेस किया गया है कि पहले एल्यूमिनियम है और सबसे लास्ट में क्लोरीन है, थर्ड पीरियड में, है ना, सेकेंड लास्ट प्लेस पे क्लोरीन है। अब अगर ये एक पीरियड को बिलोंग करते हैं, अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर इसको इस तरीके से एक पीरियड में रखा गया है, तो जब हम लेफ्ट से राइट के तरफ बढ़ते हैं, व्हेन आई मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड, जब हम लेफ्ट से राइट के तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो एटॉमिक साइज है उसका क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज हमारा घटने लगता है। तो एटॉमिक साइज के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एटॉमिक साइज अगर घटेगा, जैसे यहाँ पर आपको घटता हुआ दिख रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसका ऑपोजिट हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, क्लोरीन का है, क्योंकि वो सबसे राइट वर्ड प्लेस्ड है। और सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, एल्यूमिनियम का है, क्योंकि वो सबसे लेफ्ट वर्ड प्लेस्ड है ना। तो यहाँ सबसे कम को सबसे बाद में लिखना है और सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे कम किसका है, एल्यूमिनियम का। उससे ज़्यादा किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, सिलिकॉन। उससे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, फॉस्फोरस। उससे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, सल्फर। उससे भी ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, क्लोरीन। So this will be the correct way to write the non-metallic character in a decreasing order. ठीक है, तो ये आपका बेटर तरीका होगा। और ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के ये जो सिम्बॉल्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये ढंग से प्लेस करना नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर मैं इस सिम्बॉल को चेंज कर दूँ तो काफ़ी मतलब बदल जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ इसी में अगर मैं मतलब चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो मतलब दोनों का अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पर अगर ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए अगर ये दोनों हम लिखना चाहते हैं, क्या हम दोनों वेज में लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग को यहाँ देखना है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ द ग्रेटेस्ट हियर। ये वाला सिंबल जिसके तरफ ओपन रहेगा वो सबसे ग्रेटेस्ट है, उस प्रॉपर्टी के लिए वो सबसे ग्रेटेस्ट है। लेकिन यहाँ पर ये सिंबल किसके लिए ओपन है, एल्यूमिनियम के लिए है। तो इस ट्रेंड के हिसाब से ये बोला जा रहा है, जो फर्स्ट वाला ट्रेंड मैंने यहाँ पर लिखा, इस फर्स्ट वाले ट्रेंड के हिसाब से ये बोला जा रहा है यहाँ कि यहाँ पर क्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, मोस्ट नॉन मेटेलिक। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटेलिक। और एल्यूमिनियम इसके हिसाब से क्या है, लीस्ट नॉन मेटेलिक। ओके, लेकिन ये जो सेकंड वाला ट्रेंड मैंने यहाँ पर आपको बस ये ग्रेटर देन सिंबल को जब मैंने यहाँ बदल दिया लेसर देन सिंबल से, तो यहाँ पर मतलब और बदल गया। क्या बदल गया, क्योंकि ये जो ग्रेटर देन सिंबल है वो किसके तरफ ओपनड है, एल्यूमिनियम के तरफ ओपनड है। मतलब ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है इस ट्रेंड के हिसाब से। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मोस्ट नॉन मेटेलिक। एंड क्लोरीन के लिए क्या कहा जा रहा है, लीस्ट नॉन मेटेलिक। राइट, ओके। तो आप देख लीजिए कि ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल को अगर हम बदल देते हैं तो मीनिंग कितना आपका चेंज हो जाता है। तो अगर आप ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो बेटर यही होगा कि आप इसका सही से यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ मतलब चेंज हो जाएगा। जहाँ पर जिस तरीके का आपको सिंबल डालना है वो ज़रूरी है, और कुछ दूसरा सिंबल अगर आप डालेंगे तो मतलब चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो सिंबल मैंने लगाया है ये सही है, ये सेकंड वाला जो मैंने बताया कि अगर आप उसके सिंबल को चेंज करेंगे विथ लेसर देन सिंबल तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड वन इज़ अ रॉन्ग टाइप,
रॉन्ग अरेंजमेंट। एलिमेंट तो हम लोगों ने सही रखा है, लेकिन ये सिंबल डाल देने से उसका मतलब चेंज हो जा रहा है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल, अगर इस सिंबल को लेकर के अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप बेस्ट यही रहेगा कि आप कॉमा यूज़ करें लिखने के लिए, ठीक है। कॉमा दे करके आप इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉमा दे करके लिखेंगे तो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस एंड अ सेफर चॉइस, क्योंकि अगर आप कॉमा दे के लिखेंगे तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि क्लोरीन ज़्यादा है या एल्यूमिनियम ज़्यादा है, आपने इस तरीके से लिख दिया, मतलब ये इस ट्रेंड में जा रहा है, मतलब क्लोरीन पहले लिखा है मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सेट कर रहे हैं, क्लोरीन पहले है मतलब उसका सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एल्यूमिनियम बाद में मतलब उसका सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो कॉमा लिखने से थोड़ा सेफ हो जाता है, लेकिन ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का इस्तेमाल भी सीखना ज़रूरी है, आगे भी आपको कई जगह काम आएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सीख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन है तो कॉमास का यूज़ करिए, क्योंकि मार्क्स डिडक्शन से बेटर है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट करेक्ट थिंग टू राइट। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन आ जाता है तो आपको करना वही चाहिए जिसमें आप मोस्ट कॉन्फिडेंट है। तो अगर कॉमा को लेकर के कॉन्फिडेंट तो कॉमा ही यूज़ करिएगा। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और मल्टीपल चॉइस में अगर ये ग्रेटर देन लेस देन सिंबल दोनों का यूज़ किया गया है, दो अगर ऐसे ऑप्शंस हैं और दोनों में इस तरीके का सिंबल है, तो फिर आपको पता तो होना ही चाहिए ग्रेटर देन लेस देन सिंबल, तभी आप सही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे, है ना। जैसे सपोज़ यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन रहता, इस तरीके से अगर आपको सारा दे दिया जाए ऑप्शंस और पूछा जाए कि इन सब में से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, तो सबसे पहले तो आपको सारे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स के सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप ढूंढिए, पहले आप करेक्ट सीक्वेंस निकालिए अपने से, उसके बाद आप सिंबल को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा फंसेंगे, और अगर आपको नहीं पता है ग्रेटर देन लेस देन सिंबल में डिफरेंस, तो फिर वहाँ पर आपको मुश्किल होगा ऑप्शन चूज़ करने में, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरा मिक्स एंड मैच मिक्स कर दिया है सारे एलिमेंट्स को, तो वो तो गलत होगा, है ना। तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी तो गलत है, उसको तो आप चूज़ करेंगे ही नहीं। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ये दोनों आपको बहुत सिमिलर दिखेंगे, एलिमेंट्स का सीक्वेंस भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बस उसके ग्रेटर देन लेस देन सिंबल में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको सही चूज़ करना है और मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, डिक्रीजिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखना पड़ेगा, तो जो सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, तो क्लोरीन के तरफ ये जो ग्रेटर देन सिंबल है ये ओपन रहना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम का सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो उसके तरफ ये ओपन नहीं रहना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका हम लोगों ने ग्रुप एंड पीरियड वेरिएशन शुरू नहीं किया है, वो हम लोग शुरू करेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।